हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। ऐसे कौन से तत्व हैं जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है बीए थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपका पेपर होगा फर्स्ट भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसका आपका यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसके पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। इसके पहले के वीडियो तो आप दोनों जाकर देख सकते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन जो यूनिट 1 का आपका थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। What are the main factors which affect the Indian foreign policy? इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से तत्व हैं कि जब अपन देखते हैं कि कोई भी देश हो, भारत हो या कोई भी देश हो, जब वो अपनी विदेश नीति बनाता है या फिर जब विदेश नीति बनाई जाती है तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभावित करती है बनाने के लिए, है ना। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो देख लेते हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले जो है वो तत्व। पहला तत्व, पहला जो आपका फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, भूगोल, जियोग्राफी। जो सबसे मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भूगोल जो होता है भारत की, अपन देख लेते हैं भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक अपन बोल सकते हैं एरिया जो है वो, भारत का जो क्षेत्रफल है, टेरिटरी जो है वो किस प्रकार की बनी हुई है और उसके पड़ोसी देश कौन से हो सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो हम विदेश नीति बनाई जाती है कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, हम उनके साथ किस प्रकार के संबंध बनाने चाहिए। तो वो सब भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कौन से देश है जो सीमा से लगे हुए हैं और किन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना जरूरी हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है वो विदेश नीति बनाई जाती है। तो भूगोल या फिर भौगोलिक जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भौगोलिक जो तत्व है आपका, भौगोलिक तत्व, ज्योग्राफिकल फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड आ जाते हैं अपन ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन एंड कल्चर। भारत के देखते हैं, भारत की जब बात करें तो भारत की परंपरा और संस्कृति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्राचीन समय से हमारी जो है चली आ रही परंपराएं, संस्कृति है ना, कल्चर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम हमारी विदेश नीति बनाते हैं कि सामने वाला देश है अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका जब उत्तर हम देते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, वो क्या कहती है। तो उन सब बातों का ध्यान में रखकर ही हम जो है वो कोई भी निर्णय लेते हैं। तो ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन एंड कल्चर। थर्ड आपका पॉइंट आ जाएगा राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका फैक्टर है नेशनल इंटरेस्ट का। जब अपन विदेश नीति का अर्थ पढ़ते हैं तब भी अपन देखते हैं कि विदेश नीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है। विदेश नीति का जब अपन अर्थ देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अर्थ क्या होता है, तो हम क्या देखते हैं कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, है ना, एक देश दूसरे देश के साथ जब रिलेशन बनाता है तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही जो है अपने रिलेशन बनाता है। तो कोई भी देश, अब विदेश नीति का मतलब ही ये हो रहा है कि दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाना, संबंध बनाना। तो दूसरे देशों के साथ हम संबंध बनाएंगे तो सबसे ऊपर हम किस चीज़ को रखेंगे, सबसे ऊपर हम उस चीज़ को रखेंगे हमारे राष्ट्र के हित को, कि हमें अगर हमारे देश का भला होगा तो हम उस देश के साथ क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे कि हमारे चलो व्यापार, इस देश के साथ अगर हमने अच्छे रिलेशन बनाए तो व्यापार में उन्नति होगी, हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। तो राष्ट्रीय हित जो है, या फिर हम किसी भी देश के साथ रिलेशन बनाने में ये ध्यान रखेंगे कि इससे हमारे देश का भला हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना, कोई समझौता हो रहा है, समझौते पर अगर सिग्नेचर कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है राष्ट्रीय हित। चौथा अपना इंपॉर्टेंट तत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है। यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो यहाँ पर हम सेना की बात भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी सेना है, तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा वो कर सकती है, नहीं कर सकती है। या फिर कभी यहाँ पर युद्ध वगैरह की भी अगर बात आती है कि युद्ध वगैरह हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं,
तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा की, अपने देश की सुरक्षा की बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तत्व होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो प्रभावित करता है विदेश नीति को। अगला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सारे पॉइंट को अपन अच्छे से जो है आगे इसको और अच्छे से पॉइंट वाइज अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ जो है शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है वो पॉइंट का आपका मतलब क्या हो सकता है। अगला आ जाएगा आपका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास जो है वो भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपकी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने का। किस भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। और लास्ट आपका तत्व है आधुनिक तकनीकी प्रभाव, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये 7 तत्व ऐसे हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला भूगोल, ज्योग्राफी। सेकेंड ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। थर्ड राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। फोर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। 5 आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 6 आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। 7 आधुनिक तकनीकी प्रभाव, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट को अपन अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, भूगोल, ज्योग्राफी। तो भूगोल के बारे में कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का यह वाक्य महत्वपूर्ण है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कोट नेपोलियन बोनापार्ट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ज्योग्राफी। भारत के संबंध में यह तत्व पूर्णतया सत्य है क्योंकि प्रकृति ने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर पर, अरब प्रायद्वीप और हिंद द्वीप प्रायद्वीप के मध्य केंद्रीय स्थिति प्रदान की। भारत की स्थिति अपन देखते हैं तो केंद्र में है, ठीक है, महाद्वीप में, तो केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। This element is absolutely true with respect to India because nature has given India a central position between the Arabian Peninsula and the Indochina Peninsula. On the Indian Ocean is the south of the continent of Asia. इसकी सीमाएं सभी दक्षिण एशियाई देश तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं मालदीव से जुड़ी हुई है ना। ये सारी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत आ रही है हमारी। तो ये जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, साउथ एशिया के, वो हमारी सीमाएं इनसे लगी हुई हैं। तो इट्स बॉर्डर आर कनेक्टेड टू ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एंड पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड मालदीव। ये स्थिति सामरिक एवं व्यवहारिक स्थिति से महत्वपूर्ण है। इसकी उत्तर सीमा से रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नज़दीक है इधर। और अगर अपन इसकी उत्तर सीमा की ओर जाएं तो रूस निकट आता है, चीन जो है वो हमारे नज़दीक में आता है, पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। तो दिस सिचुएशन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। रसिया, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर क्लोज टू इट्स नॉर्थर्न बॉर्डर। अतः भारत की दोनों साम्यवादी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट क्या जाएगा कि जो दोनों देश है, साम्यवादी जो देश है, रूस और चीन, इनके साथ हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। Therefore, it is necessary for India to maintain friendly relation with both the communist states. पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए सैनिक दृष्टि से अनुकूल है। देखो यहाँ पर क्या बात हुई कि पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि अमेरिका के लिए सैनिक दृष्टि से अनुकूल है। मतलब कि अमेरिका की सेना पाकिस्तान में आसानी से पहुँच सकती है। अतः अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ एक तरफा झुकाव न हो, क्योंकि अगर अमेरिका एक तरफा झुका हो गया, पाकिस्तान के साथ मिल गया तो हमें खतरा हो सकता है, दोनों की सेना आपस में मिल सकती है। और एशिया में पाकिस्तान भारत के बीच शक्ति संतुलन बना रहे, इसके लिए भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए रखना है। अगर हम अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एशिया के जो देश हैं उनमें संतुलन नहीं बन पाएगा और क्या हो जाएगा, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिल जाएगा दोनों देश, और
हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन बनाकर रखना। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मिलिट्री फेवरेबल फॉर अमेरिका, देयरफॉर अमेरिका शुड नॉट हैव ए यूनिलैटरल इंक्लिनेशन टुवर्ड पाकिस्तान एंड इन Asia. Pakistan should maintain a balance of power between India. For this, India has to maintain good relation with America. चलिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना कंप्लीट भूगोल वाला। अब आ जाते हैं अपन सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड है ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन एंड कल्चर। ये मैंने आपको भी बताया था कि हमारी जो परंपराएं, संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशन एंड कल्चर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभव, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती हैं। कि कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी विदेश नीति जो होती है किन चीज़ों से प्रभावित होती है? तत्कालीन जो है वो ऐतिहासिक अनुभव, परंपरा और संस्कृति से। तो फंडामेंटली द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स देन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन एंड कल्चर। भारत की विदेश नीति में इन अनुभवों और परंपराओं के साथ साथ भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है। इन इंडियन foreign policy, this experience and traditions as well as Indian philosophy reveal an idealized form of political power in Indian tradition, जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम, जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि रूपी अंतर्राष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाया जाता है। हम जो है इस बात को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, हमारे निर्णय लेते हैं। तो इन विच द आइडियल फ्रॉम ऑफ इंटरनेशनल डिबेट ऑफ पीस, कॉपरेशन एंड वसुधैव कुटुंबकम इज विजिबल। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद और जातिवाद के घोर विरोधी जियो और जीने दो के शांति के विचारों का समन्वित रूप विदेश नीति में विरासत के रूप में सम्मिलित है। हमारा एक और मंत्र है जो परंपरा के अंतर्गत आता है, वो है जियो और जीने दो। हम युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर हम युद्ध की स्थिति बनती भी है तब भी हम कोशिश करते हैं कि उसको टाला जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है वो अहिंसावादी विचार रखने वाले हैं कि हिंसा ना हो, कोशिश की जाए कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और अगर फिर भी अगर सिचुएशन आती है तो जो है अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें डिसीजन लेना पड़े तो हम वो भी करते हैं कि अगर युद्ध की ज़रूरत पड़ी है, युद्ध करना पड़ रहा है तो हम करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, पर फिर भी हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। जियो और जीने दो के शांति के विचारों का समन्वित रूप विदेश नीति में विरासत के रूप में सम्मिलित है। Indian culture, a staunch opponent of imperialism and casteism, is an amalgamation of the ideas of live and let live, peace as a heritage in foreign policy। ये आपके हो गए दो महत्वपूर्ण फैक्टर। आ जाते हैं तीसरे फैक्टर की ओर। तीसरा अपना जो तत्व है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, वो आपका आ जाएगा राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। ये अपन अर्थ में ही पढ़ चुके हैं, विदेश नीति का जब अर्थ पढ़ते हैं तभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक देश की जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय हित में इन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा और भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है। ठीक है, क्या है कि जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्रीय हित क्या है कि हमारी संस्कृति, सुरक्षा और भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है कि इतना हमें फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईच कंट्रीज इज डिटरमाइंड कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। द नेशनल इंटरेस्ट इज द सम ऑफ all these factors which emphasize the maximum guarantee of a nation culture, security and material well-being। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा चलायमान रही है, उसमें कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। जब अपन राजनीति को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वो हमेशा ही चलती रहती है। कभी हमारा कोई स्थायी मित्र नहीं होता है और कभी हमारा न कोई स्थायी शत्रु होता है। यह सभी राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, स्थायी तत्व केवल राष्ट्रीय हित होता है।
है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार का राजनीतिक ताना बाना बुना जाता है। आज भी हमारा कोई देश शत्रु या मित्र नहीं है। हमारे देश का भला जिस राष्ट्र में होगा, जिस चीज में होगा, वो हमारा मित्र और शत्रु बन जाएगा। इस true that international politics has always been dynamic with no permanently friends or enemies. All this keep on making and deteriorating, keeping in view the national interest. The only content element is the national interest for which version kinds of political fabric or woven. नेक्स्ट अपना आ जाएगा फैक्टर, वो आ जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, भारत की विदेश नीति बनती है। तो प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास है। अब जब विदेश नीति जब बनती है, हम इतने सारे जो है विश्व में, इतने सारे वर्ल्ड में जो इतने सारे कंट्रीज हैं, उन सब के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, किसके साथ अच्छे बनाने हैं, किसके साथ बुरे बनाने हैं, किसके साथ कौन सी संधि करनी है, कौन से समझौते करने हैं, तो ये सब हम सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। तो प्रत्येक देश की विदेश नीति का जो लक्ष्य है वो देश की सुरक्षा, पहली बात कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे। दूसरा, उसका विकास और डेवलप करे, हमारा देश क्या करे, विकास करे। सैनिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्र भी अधिक समय तक अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकता है ना, कि सैनिक दृष्टि से जो है अगर दुर्बल राष्ट्र होगा तो वो अधिक समय तक अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकता है। इसीलिए जो है हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि हमारे पास कितनी सैनिक शक्ति है, हमारे पास कितने पावर है, उस बात को ध्यान में रखकर ही हमें जो है रिलेशन बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला देश अगर हमसे कोई युद्ध करना चाहता है और वो हम पर आक्रमण करना चाह रहा है और हम भी जो है वो जोश में बोल रहे कि हम भी जो है वो युद्ध करेंगे और हमारे पास सैनिक शक्ति ही नहीं है, तो वो ऐसी विदेश नीति नहीं बनाना है। हमें जो है वो दिमाग से काम लेना है कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो है कि नहीं है, कितनी सेना है हमारे पास, कितनी सैनिक शक्ति है, हम उस देश का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इतनी सेना नहीं है तो जो हमें क्या करना है कि उनके साथ बीच का रास्ता अपनाना है, हमें संधि करनी है और कोई ऑप्शन निकालना है, ना कि जो है वो युद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से जो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो है वो विदेश नीति बनाई जाती है, ठीक है, बनाए रख सकता है, अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकता है। तो द गोल ऑफ ईच कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज द सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द country. Even a weak nation from military points of view cannot maintain its independence for long. भारत के संदर्भ में यह सत्य सटीक बैठता है। भारत के सैनिक दुर्बलता और राज्यों के बीच वैमनस्यता के कारण ही उसे मंगोलों, सिकंदर और अंग्रेजों की सैनिक शक्ति के सामने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना पड़ा था। तो दिस ट्रूथ इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इंडियन मिलिट्री वीकनेस एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन द स्टेट. It had to place in its independence to the military power of the Mongols, Alexanders and the British. स्वतंत्रता के बाद भी भारत सैनिक दृष्टि से सफल राष्ट्र नहीं था, इसीलिए भारत की विदेश नीति में सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए असंलग्नता की नीति को अपनाया है। जब अपन बात करते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र हो चुका था, पर अपने पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी, सेना नहीं थी, हम मजबूत देश नहीं थे, हम एक विकसित देश नहीं थे। तो अगर हम उस टाइम पे अपन देखते हैं कि कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, दो गुट बन चुके थे, एक अमेरिकी गुट और रूसी गुट। तो उस समय हमें क्या जरूरी था कि सारे देशों के साथ हम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें, क्योंकि हमारे पास इतने पावर नहीं कि हम युद्ध जो है वो लड़ सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा था कि बीच की नीति अपनाई थी, असंलग्नता की, मतलब कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपन ने अपनाया था। तो ये बात जो है वो यहाँ पर लागू होती है कि गुट निरपेक्षता की नीति जो अपनाई थी अपन ने, और हमारी विदेश नीति हमने इस तरह बनाई थी, ठीक है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस India was not a successful nation from military point of view. That is why India's foreign policy has adopted a policy of non-attachment to maintain friendly relations with all nations and to protect its independence and self-respect. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदियों के चलते भारतीय विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए समय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अपनाते रही है। जिससे पहले अमेरिका से संबंध बहुत खराब थे, किंतु अब मधुर
संबंध जो है वो बन गए हैं कि ये जो नीति हम अपने इन सारी नीतियों को ध्यान में रखकर ही जो है वो अपनी विदेश नीति हम बनाते हैं। कि हम देखते हैं कि पहले क्या था, हमारे देश के जो संबंध है वो क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी मधुर संबंध जो है बन जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि जब गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी तब अमेरिका से हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हो पाए थे, बिगड़ गए थे, पर बाद में जाकर जो है वो संबंध वापस से अच्छे हो गए थे अमेरिका के साथ भी। तो ड्यू टू द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल इक्वेशन एंड फंक्शनलिज्म ड्यू टू द कोल्ड वार in the international area, Indian foreign policy keeps on adopting the process of redetermining international relation from time to time for its political independence security. As relation with America were very bad before, but not is has become a cordial relationship. जो है वो बाद में जाकर हमारे जो रिलेशन है अमेरिका के साथ वो क्या हो गए थे, वापस से अच्छे हो गए थे। लास्ट नहीं, पांचवा जो अपना पॉइंट है वो आ जाएगा आपका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका मेन फैक्टर है। ठीक है, आर्थिक विकास। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना रहता है। हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं, या फिर हम हो या फिर कोई भी देश क्यों न हो, कोई भी कंट्री जब अपनी विदेश नीति बनाती है तो वो ये ध्यान में रखती है कि हमारे देश का विकास हो, आर्थिक विकास हो, अपने देश को समृद्ध बनाना चाहती है। हर राष्ट्र चाहता है अपना देश जो है वो समृद्ध बने, हर देश जो है अपने देश को समृद्ध बनाना। In modern time, national economic development has become an important aspect of the life of nation. The internal policy of every nation is to raise the standard of economic living and build a prosperous through it. प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग उद्योग, उत्पादन, निर्यात पर है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग उद्योग, उत्पादन और निर्यात पर है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व तकनीकी सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में संपन्न और पूंजीवादी राष्ट्र इस तरह के सहयोग के बहाने देश की आंतरिक एवं विदेशी नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वार खोलने को तैयार रहते हैं। जो है प्राकृतिक संसाधन, मतलब कि एक दूसरे देशों के साथ जो है वो व्यापार की बात हो रही है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व तकनीकी सहयोग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे देश को विकसित करने, अपने देश के विकास के लिए जो है वो हमें दूसरे देशों के संबंध जो है बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जो है मुख्य द्वार खोलने को तैयार रहते हैं। द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑन इंडस्ट्री प्रोड्यूशन एक्सपर्ट इन रिक्वायर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन सच ए सिचुएशन रिच एंड कैपिटलिस्ट नेशन कैन हेल्प टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सच कोऑपरेशन बी प्रिपेयर टू ओपन द मेन डोर। अगला आ जाएगा अपना 6 पॉइंट है, वो आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ाना, जो अपना महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या जाए आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं सदैव जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव जो है उसको बढ़ावा हमारा अगला फैक्टर है। तो भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं सदैव वसुदेव कुटुंबकम के भेद वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति, सुरक्षा और सद्भाव को लक्ष्य लेकर चलती है। भारत की जो विदेश नीति है वो किस बात को ध्यान में रखकर चलती है, वसुदेव कुटुंबकम जो है इस वाक्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अपने जो है शांति और सद्भाव को लक्ष्य में लेकर चलती है। Indian culture and tradition always follow the principles of Vasudhaiva Kutumbakam and purpose their foreign policy with the goal of world peace, security and harmony. मार्च 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा था कि हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और शांति की स्थापना के लिए यदि भारत कुछ कर सके तो उसे करने का हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। पहले भी बताया गया है कि भारत जो है वो विश्व शांति का समर्थक है। युद्ध को हमेशा से ही टालने की कोशिश करते आए हैं कि जब भी युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो भारत अपनी पूरी कोशिश करता है कि युद्ध ना हो और शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कहा है, क्या कहा है
कि हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और शांति की स्थापना के लिए यदि भारत कुछ कर सके तो उसे करने का हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड in March 1953 that we are in favor of world peace and if India Pandit Jawaharlal Nehru has said in March 1953 that we are in favor of world peace and if India can do anything for the establishment of peace, we will continue to do our best to do it. इस नीति के द्वारा भारत का सदैव यह प्रयास रहा है कि विश्व राष्ट्रों के मध्य ऐसी स्थितियां न पैदा हो जाएं जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और अशांति का वातावरण बने और सारा विश्व तनावग्रस्त हो जाए। भारत जो है वो कभी नहीं चाहता है कि विश्व में क्या हो, तनाव का वातावरण हो, युद्ध का वातावरण हो, इसीलिए हर वह कोशिश करता है जिससे शांति बनी रहे। Through this policy, it has always been India's efforts that such situation should not arise among the world nation, which create an atmosphere of international tension and unrest and the whole world become tense. इसलिए भारत अपनी नीति में आचरण के 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाने के लिए विश्व राष्ट्र का सम्मान करता आ रहा है। तो दैट इज वाई India has been respecting the world nation for adopting peaceful coexistence, making Panchshil the main basis of 5 ethics principles of conducting its policy. जो अपना लास्ट है, अपना फैक्टर है, लास्ट जो तत्व है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाला, वो आपका आ जाएगा आधुनिक तकनीकी प्रभाव। आधुनिक तकनीकी प्रभाव, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित कर दिया है। वी आर लिविंग इन द साइंटिफिक एज वेयर द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर थिंकिंग एंड एक्टिविटीज़। जो है हम जो है किस में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। हम जो है वो साइंटिफिक एज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधि को प्रभावित कर दिया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अपनाना चाहता है। हर देश चाहता है कि अपने देश का विकास हो और अपने देश के विकास को, अपने देश को विकसित बनाने के लिए वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है। अर्ध विकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो एवरी नेशन वांट्स टू अडॉप्ट स्टेज ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी for its economic development. Underdevelopment and developing nations are becoming dependent on the developed countries of the world. फलस्वरूप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पीकर के आधुनिक उपकरण, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों को स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्त रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो अपन देख सकते हैं कि व्यापार, इसको अपन व्यापार में ले सकते हैं कि एक दूसरे देशों के साथ ट्रेड ये जो है वो करते हैं। तो as a result, countries with a monopoly on automatic electric power, radioactive isotopes, computer software, modern equipment of speakers, a satellite system are influencing the foreign policy of other developed and developing countries by placing condition for the transfer and use of this information. Thank you so much. Take care. Keep learning.